हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल जीएस बाई शुभ सर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 के बारे में, जिसमें फंडामेंटल राइट की बात करी गई है। ठीक है, फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार, ठीक। बेसिकली मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार हम उन अधिकारों को कह सकते हैं जो एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी, है ना, चिकित्सा का अधिकार, है ना। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो मनुष्य को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रखा गया है। ठीक है, लेकिन ये जैसे कि हम सबको पता ही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा दूसरे देशों से देख कर बना था, तो इसीलिए ये भाग 3 जो था वो बेसिक तौर पर यूएसए से लिया गया था। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया था, जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में 10th अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। ठीक है, अब और अगर बेसिक में जाना चाहते हैं तो बिल ऑफ राइट्स की अवधारणा भी 1215 में मैग्ना कार्टा आया था, जिसको किंग जॉन द्वारा साइन किया गया था। ठीक, किंग जॉन के द्वारा साइन किया गया था। तो बेसिक तौर पर अगर कोई फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा कहाँ है, तो हमें दो चीज़ याद रखनी है। 1215 में मैग्ना कार्टा आता है, मैग्ना कार्टा, और 1791 में आता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, ठीक। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन और बिल ऑफ राइट्स यूएसए। ठीक, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा बनी थी, उसमें फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करने के लिए एक मौलिक अधिकार उपसमिति बनी थी। मौलिक अधिकार उपसमिति बनी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक तौर पर फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 29, 30 और आर्टिकल 32। ठीक, ये है राइट टू फ्रीडम, ठीक। सॉरी, राइट टू फ्रीडम बोल रहा हूँ, राइट टू इक्वालिटी, ये है राइट टू फ्रीडम। ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक। ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ऐसे ही आर्टिकल 32 है, और
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। एक और था आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44th अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट से हटा करके क्या बना दिया गया, लीगल राइट। और वो भी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 300A में, ठीक। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और 6वां ये राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की, ठीक। आर्टिकल 12 डेफिनेशन देता है स्टेट की, क्यों, क्योंकि हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 12 ये बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या शामिल होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या शामिल होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल, ठीक, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी, ठीक। लोकल अथॉरिटी मतलब पंचायत, जिला बोर्ड, बोर्ड्स एक्सेट्रा, ठीक। अदर अथॉरिटीज़ में दुनिया जहान की सारी चीज़ें अदर अथॉरिटीज़ में स्टेट की डेफिनेशन में आ जा सकती है। यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केंद्र की या राज्य सरकार की या गवर्नमेंट फंडेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या जिसका स्रोत या जिसका वित्तीय स्रोत गवर्नमेंट से डिसाइड होता है, वो सब अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत स्टेट की परिभाषा में आ जाते हैं, जैसे LIC, ONGC, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, है ना, NCERTs, या सब कुछ दुनिया जहान की चीज़ें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जुडिशरी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है कब, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगी तब वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। अदरवाइज़ जब वो जुडिशियल वर्क करेगी तब वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि हाई कोर्ट जब कोई भर्ती कर रहा है, जैसे मान लो अपने यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO की भर्ती आनी है, RO की भर्ती आनी है, तो जब वो इस भर्ती को कंडक्ट करा रहा है तो वो क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में है। परंतु अगर वो किसी न्यायिक निर्णय को दे रहा है, जुडिशियल डिसीजन को दे रहा है, तो फिर वो स्टेट की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 बेसिक तौर पर ये बताता है, अगर कोई जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है किसके, पार्ट 3 के, तो वो लॉ लागू नहीं होगा, ठीक। 13 एक बात करता है संविधान के पहले बने हुए लॉज के बारे में, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। 13 दो बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी संविधान के बाद बने हुए सिंपल से तौर पर 13 एक बात करता है संविधान के पहले अगर कोई ऐसा कानून बना हुआ है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो वो उस दिशा तक नल और वाइड, मतलब उस सीमा तक नल और वाइड हो जाएगा, ठीक। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये हो गया है कि राज्य ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते, संविधान लागू होने के बाद ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जो पार्ट 3 के विरोध में हो, ठीक। 13(3) बेसिक तौर पर लॉ की डेफिनेशन बताता है कि लॉ की डेफिनेशन में क्या आता है क्या नहीं आता है।
रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, ये सब कुछ रेगुलेशंस हैं, ऑर्डिनेंस है, ये सब लॉ की डेफिनेशन में काउंट होता है। ठीक, 13(4) मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 24th अमेंडमेंट से आया है। 13(4) ये कहता है कि 368 के तहत जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, वो क्या है, वो 13 के लॉ की डेफिनेशन में, 13 के लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कुछ किया जाता है तो वो 13 के तहत लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। अगर लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएंगे तो फिर वो चेक कैसे होंगे? तो इसके लिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने एक बहुत बढ़िया डिसीज़न आया था, आपको पता ही होगा, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, जो कि आई थी केशवानंद भारती। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो कि केशवानंद भारती के केस में आई थी, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट ऑफ केरला या केरला स्टेट। ठीक, 1973। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के थ्रू, और इसी केस में गवर्नमेंट ने 13(4) को भी ठीक माना, गवर्नमेंट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 13(4) को वैलिडिएट करा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वैलिडिएट 13 सब क्लॉज 4 बट ऑल्सो गिवन बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी वो दिया। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, की बात करता है। ये दो चीज़ों की बात करता है। एक बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉज। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये लिया गया है यूएसए से, ये आता है ब्रिटेन से। ठीक, ब्रिटेन या इंग्लैंड से। इसका नेचर है निगेटिव एंड इसका नेचर है पॉजिटिव। बताते हैं क्यों। निगेटिव इसलिए नेचर है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कुछ भी हो, सब कोई लॉ की नज़रों में बराबर है। यानी कि चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, काना हो, ठीक हो, राजा हो, रानी हो, लॉ की दृष्टि में सब कोई बराबर है। बट क्या इस रूल को फॉलो करने से न्याय हो पाएगा? अगर मान लीजिए कोई, किसी को, मान लेते हैं किसी को भूख लगी है और उसने चोरी करी खाने की। ठीक, और एक दूसरा व्यक्ति है, उसने चोरी करी कोई सामान चोरी करा। जैसे मान लो किसी को भूख लगी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने खाने के लिए चोरी करी, है ना। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने चोरी करी है गहने की, कि उसको बेच के हम अमीर हो जाएं। क्या दोनों ने क्या किया? चोरी करी है। क्या दोनों की परिस्थितियाँ समान हैं? अगर हम इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ से देखेंगे तो दोनों ने चोरी करी, दोनों को समान सज़ा मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको विधियों का समान संरक्षण। ठीक, विधियों का समान संरक्षण, यानी कि विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये है कि हमें एक समान तरह के लोगों के ऊपर समान व्यवहार करना चाहिए। यानी कि जिनकी परिस्थितियां एक जैसी हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए।
सिंपल सी, अगर कोई व्यक्ति भूखा है और वो चोरी कर रहा है तो उसको एक कॉमन सेंस आदमी का बोलता है कि उसको भाई भूखा था इसलिए उसने चोरी करी, इसलिए उसको सज़ा कम मिलनी चाहिए, ठीक। तो ये एक अलग परिस्थिति है, ठीक। और यहाँ पर सिर्फ भूखा है और भूखा होगा, सॉरी कह रहा, भूखा नहीं है, मतलब चोरी इसलिए करी क्योंकि उसको अमीर होना था, उसने गहने चुरा लिए। तो ये परिस्थिति अलग है। तो ये परिस्थिति और ये परिस्थिति, ये दोनों अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। तो परिस्थिति के हिसाब से व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। और एक और चीज़, रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड, ठीक। यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको युक्ति युक्त वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी क्लास में वर्गीकरण किया जा रहा है या क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। एक होता है रीजनेबल और दूसरा होता है बोधगम्य अंतरक। शुद्ध शब्द ये है, बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, अंतरक पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। बट आर्टिकल 14 के हमारे यहाँ ये तो हो गया, इससे समझ गए। अब देखिए आर्टिकल 14 के हमारे यहाँ पर क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस, ठीक है। पहला, जो सांसदों और विधायकों के साथ जब सदन चल रहा होता है, सांसदों और विधायकों को है, जब सदन चल रहा होता है तो क्या उनके खिलाफ सिविल कार्रवाई दाखिल नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को है, ठीक। राष्ट्रपति, राज्यपाल कि अगर वो पद पर हैं तब उनके खिलाफ कोई भी दंडिक कार्रवाई या सिविल कार्रवाई नहीं करी जा सकती, ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 के हमारे यहाँ एक्सेप्शंस भी हैं, उसको भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 15, जो ये कहता है कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध, ये इसकी हेडिंग बताता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध 15(1) बताता है। सिंपल सी बात यह है कि राज्य किसी सिटीज़न के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ, यानी कि कोई व्यक्ति या कि कोई अन्य व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थानों तथा दूसरी चीज़ जैसे कुएं हो गए, तालाब हो गया, कुएं, तालाब या पानी पीने की कोई जगह है तो उन सब जगह पर इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक। ये दो जर्नल हैं। इसके बाद 15(3) से चालू होते हैं एक्सेप्शंस। इसके एक्सेप्शंस 15(3) ये कहता है कि स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट बना सकता है स्पेशल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन एंड फीमेल, ठीक। स्टेट महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। इन सब ऊपर दी हुई चीज़ों के होते हुए भी राज्य स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है चिल्ड्रन और फीमेल के लिए, ठीक। 15(4) आता है फर्स्ट अमेंडमेंट से, जो ये बताता है कि स्टेट एजुकेशनली सामाजिक और शैक्षणिक
तौर पर पिछड़े व्यक्तियों के लिए क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, बना सकता है। ठीक है, ये हो गया 15.4। अब 15.5 क्या करता है? 15.5 ये कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन में इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न हो सकते हैं। ठीक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक तरह से प्रवेश में आरक्षण समझ लो। सिंपल सी बात अगर एक लाइन में समझोगे तो 15.5 में दिया हुआ है प्रवेश में आरक्षण की, जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े व्यक्ति हैं उनके लिए 15.4 में तो स्पेशल प्रोविज़न बना ही सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए भी स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं 15.6 से, जो बात करता है EWS रिजर्वेशन की, और फिर आता है 15.6B, ये बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन में EWS रिजर्वेशन। ठीक, EWS रिजर्वेशन, जैसे कि हमको पता है कि 15.6 और 15.6A और 15.6B कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 15.6 और 15.6A और 15.6B कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए, ये आप हमको बताइएगा। ठीक, और 15.5, हाँ 15.5 किससे आया है ये बताइएगा हमको। ठीक, ये दो क्वेश्चन, ये और एक ऊपर एक मैंने पूछा था मौलिक अधिकार उप समिति के कौन अध्यक्ष हैं, ये। ठीक, आज की क्लास इतनी, बाकी अगले क्लास में देखेंगे बाकी आर्टिकल। धन्यवाद।